हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डेप स्टडी विथ आशीष। दोस्तों, ये जो आज वीडियो बनने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो दोस्तों इंग्लिश कोर क्लास 12 का बनने वाला है दोस्तों, जो सेट 1 आया है, मॉडल सेट 1। ठीक है दोस्तों, इस पे मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ही सिंपल में आंसर देने का कोशिश किया, जिससे आप को मैं जैसे जैसे समझाते जाऊंगा तो आप अपने माइंड पे इसको बहुत ही अच्छा से बैठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को बजाइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि ये वही चैनल है जो पहले आशीष शॉर्ट्स का नाम से जाना जाता था। अब आप लोग का प्यार बहुत ही प्यार मिलने के कारण दोस्तों हम लोगों ने इस चैनल का नाम चेंज किया और अब न्यू नेम पे आ रहा है, वो इसका नाम है डेप स्टडी विथ आशीष। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे कि इंग्लिश कोर और मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दोस्तों, इंग्लिश में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को इसके बारे में बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो पहला जनरल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। पहला जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो लिखा गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिबल। ठीक है, तो बोला है दोस्तों कि कैंडिडेट जो है वो अपना आंसर खुद अपने वर्ड में लिखने का ट्राई करेंगे और जितना हो सके प्रैक्टिकल लिखेंगे, मतलब एकदम ट्राई करेंगे कि वो मतलब सच्ची बातों को लिख पाए, जितना वो जानते हैं अपने शब्दों में लिख पाए। ठीक है, मनगढ़ंत ना लिखें। दूसरी बात है दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो बोलता है ऑल द आंसर मस्ट बी करेक्ट नंबर्ड एज द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट में बोला गया है कि जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा वही नंबर सेम टू सेम आपको आंसर शीट में भी लिखना है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा स्टार्ट किया 10 नंबर से, ठीक है, लेकिन वो अपने आंसर शीट में 1 नंबर लिख रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो उसमें टीचर बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा नंबर का आंसर है। इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर का नंबर रहेगा वही लिखिएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया वही लिखिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दोस्तों जो बोला गया ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी रिटन टुगेदर। और जितना भी जो आंसर है, जो कोई भी पार्ट आप सेक्शन को उठाते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप सी को आप उठाए, तो ग्रुप सी उठाए तो दोस्तों ट्राई कीजिए आपकी ग्रुप सी का ए बी सी डी एक ही साथ हो, या आप ग्रुप बी स्टार्ट किए दोस्तों, ग्रुप बी स्टार्ट किए तो ग्रुप बी का भी ए बी सी डी एक साथ हो, उससे सहूलियत होता है दोस्तों सभी टीचर लोग के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सेक्शन ए पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप सेक्शन ए पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि इतना बड़ा जो दिया हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें दाल लेक के बारे में, यानी जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट लेक है, झील है, उस झील के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और उस झील में जो पोस्ट चलता है, पोस्ट के कैसा पोस्ट, जो नाव के ऊपर पोस्ट चलता है उसको हम लोग फ्लोटिंग पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि दो पैराग्राफ दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उसके लिए आंसर रेडी करके लाया हूँ। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपको दिया गया है टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको कोई भी 5 ही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, आंसर यानी 5। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, उसको पढ़ते हैं। बोलता है वेयर इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में कहाँ फ्लोटिंग ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग मतलब पानी में तैरने वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन दाल लेक श्रीनगर। श्रीनगर के दाल लेक में, दाल झील में ये क्या है, सिचुएटेड है। यहाँ पर दोस्तों लोकेटेड का मतलब कहाँ पर है, किस स्थान पे है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है वो पूछा गया है व्हाट डज द फ्लोटिंग पोस्ट क्लेम टू बी। और किस बात को फ्लोटिंग पोस्ट क्लेम करता है। तो आंसर दिया गया है द फ्लोटिंग पोस्ट क्लेम टू बी ओनली वन इन द वर्ल्ड। तो ये क्लेम करता है कि पूरी दुनिया में फ्लोटिंग पोस्ट सिर्फ एकमात्र है, वो कहाँ है, दाल लेक में। दाल लेक का श्रीनगर। अब श्रीनगर का है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए थर्ड क्वेश्चन बोलता है
वेयर इज द स्पेशल, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, क्या इसका स्पेशल फीचर है, क्या इसका काम करने का तरीका है जिसके लिए बहुत जाना जाता है। तो आंसर जो है दोस्तों, द स्पेशल फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज दैट लेटर पोस्टेड फ्रॉम हेयर कैरी अ स्पेशल डिजाइन विच हैज टू पिक्चर क्यू सीनरी ऑफ दाल लेक एंड श्रीनगर सिटी। इसमें जो दोस्तों पिक्चर है, मतलब एक पिक्चर का सीक्वेंस बनाया जाता है। क्यों मतलब होता है दोस्तों, कतार। तो पिक्चर रहता है उसके ऊपर साटा हुआ रहता है, और वो जो उसमें जो सीनरी रहता है वो दाल लेक का सीनरी और श्रीनगर सिटी का सीनरी रहता है दोस्तों, ठीक है, उस पोस्ट ऑफिस के खप लेटर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब आपको मिल जाएगा दोस्तों ऊपर लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाया जाए, आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया जाए। अगर कोई वर्ड में प्रॉब्लम है दोस्तों तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दैट इन पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। पूछा गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस, और सील के लिए कौन सा पोस्ट ऑफिस में क्या चीज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। द सील यूज्ड फॉर एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज ए यूनिक अलॉन्ग विद द डेट एंड एड्रेस, इट बियर द डिजाइन ऑफ पोस्टमैन रोइंग इन द सिकारा ऑन द दाल लेक। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो सील के लिए उसका यूज किया जाता है, उस सील किया जाता है, और साथ में उस सील में डेट और एड्रेस भी रहता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बोटिंग रोइंग इन द शिकार, और वो वहाँ पर जो बोटिंग होता है उसके थ्रू वहाँ पहुँचाया जाता है, जिसका पोस्ट है मतलब जिसका लेटर है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है दोस्तों, और यूनिक का मतलब होता है बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट, ठीक है, इस तरीका है, ठीक है। उसके बाद का बोला गया है दोस्तों, ई नंबर का क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, उसका पुराना नाम क्या था। ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पुराना नाम क्या है। द ओल्ड नेम ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। तो इनका पुराना नाम जो था वो नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस रखा गया था। तो किन्हीं पांच ही का आंसर देना है दोस्तों, मैंने छह का आंसर दे दिया है, आपको जो पांच अच्छा लगेगा आप दे दीजिएगा, ठीक है। हु रीनेम द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, और इनको चेंज कौन किया, इसका जो नाम है वो चेंज कौन किया। तो इनका नाम चेंज करने वाला है द चीफ पोस्ट मास्टर जॉन सैमुअल, रीनेम्ड एज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। जो इसका चीफ पोस्ट मास्टर है जॉन सैमुअल, उन्होंने इसको इनका चेंज किया है। तो दोस्तों पहला पैरा हम लोग का खत्म हो चुका है, जिसका मैंने 6 का 6 आंसर दे दिया है, आपको किन्हीं 5 को लिखना है। दूसरा पैराग्राफ जो है दोस्तों वो पूरा कैमल के बारे में बताया गया है, और कैमल जो डेजर्ट में है वो कैसे अपने सर्वाइवल करते हैं, अरब का कंट्री में कैसे कैमल को रखा जाता है, कैसे उस पर वर्क क्या वो खाते हैं, कैसे उसका देखभाल होता है, इस बारे में बताया गया है। उसके अलावा और कौन कौन से जानवर वहाँ पाए जाते हैं, इस बारे में बात है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको डायरेक्ट बना दिया है इसको, और इस पे क्या किया गया दोस्तों, इसमें डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऊपर का जो दिया गया है उसको समरी करना है पैराग्राफ को, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, मैं बढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ग्रीन के साथ रेड के साथ रेड हो जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ डीप ब्लू ले लेता हूँ। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन एवर पैसेज मेक नोट ऑन इट पॉइंट बाय यूजिंग एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एब्रिविएशन मतलब जो स्टार होता है, या एच होता है, या डॉट होता है, या ये वाला जो स्टार होता है, आप किसी भी तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको एब्रिविएशन बोला जाता है। न्यूमरिक भी सिंबल में ही आता है दोस्तों, 1 2 3 या ABC, ये सब सारा एब्रिविएशन में आता है। तो बोला जाता है कि एक नोट बनाइए। तो यहाँ पर बोला है कि मैंने उसको लिख दिया सिंपल भाषा में, क्या लिखा है, कैरेबियन डेजर्ट, सैंड रॉक, वाटर स्प्रिंग के लिए ओसिस, अरब के लिए टेंट, शिप, गॉट, कैमल, हॉर्सेस, फूड, फिग्स, डेट, हॉर्सेस, प्राइड, नो हैवी लोड्स, कैमल शिप द डेजर्ट एंड कैरी गुड्स राइट। बस इसका आंसर इतना है दोस्तों, इसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट सजा के लिख देना है। देखिए अरेबियन डेजर्ट के लिए सैंड और रॉक का बात हुआ है, और वाटर स्प्रिंग के लिए ओसिस का बात हुआ है, अरब में जो टेंट और शिप के बात हुआ, गोट और ये सब के लिए बात हुआ है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से आप नोट मेकिंग बनाते हैं। अगर आपने नोट मेकिंग नहीं जानते हैं तो आप नोट मेकिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारा अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है।
और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो दोस्तों मैं आपको उसके लेकर नोट भी बना के, नोट कैसे बनाते हैं ये भी, इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ऊपर जो लिखा हुआ था उसको लेकर एक समरी मैंने तैयार कर दिया है। तो समरी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि समरी को हम लोग को कितना वर्ड में लिखना था दोस्तों, 40 से 50 वर्ड में, इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़ा समरी को नहीं किया है। तो सिंपल से इसमें बोला गया है कि अरब इनहेबिटेज द अरेबियन डेजर्ट लिव इन। इनहेबिटेड मतलब जीव जंतु जितना भी वहाँ रहने वाले जो अरबी अरब का हैबिट में है, मतलब इनहेबिटेड उनको बोला जाता है दोस्तों कि जो अरब के वातावरण में रहते हैं और वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में बात किया गया है। तो अरब इनहेबिटेंट द अरेबियन डिजर्ट लिविंग इन द टेंट एंड हर्डिंग sheep, goat, camel, horses. They eat the figs, eat dates, dry dates. Arabs proud their horses, do not burden them with heavy loads. Camel, known as the sheep of desert, are used to transport for the people. सबके बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि वहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर, वहाँ पर जो जीव जंतु है वहाँ पर क्या है, सीप है, गॉट है, केमल है, हॉर्स है। ठीक है दोस्तों, वहाँ के लोग ज़्यादातर डेट्स, खजूर को खाना पसंद करते हैं और सूखा खजूर को भी खाना पसंद करते हैं, फिग्स को खाना पसंद करते हैं। और अरब्स को जो प्राउड है उन लोग के घोड़े के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अरेबियन घोड़ा बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही मतलब बहुत ही शक्तिशाली होता है। दोस्तों आप यदि सुने होंगे तो अरेबियन घोड़ा को बहुत ही महंगा भी आता है, और उन लोग ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं उन लोग को लोड के लिए, मतलब लोड के लिए उन लोग को ज़्यादा सामान नहीं ढोवाते हैं। केमल, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सीप का डेजर्ट का सीप कहा जाता है, डेजर्ट के जहाज कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। तो बस इतना छोटा सा समरी था दोस्तों, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। अब जो दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, हम लोग का सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ये जो सेक्शन बी है ये राइटिंग सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो राइटिंग सेक्शन में पहला हम लोग को बोला गया है, यू आर दीपक कुमार, सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी डीएवी देहरादून, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर द ट्रिप ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों एक ट्रिप जा रहा है राजस्थान के लिए, और आप दीपक कुमार हैं, आप सेक्रेटरी है हिस्ट्री सोसाइटी के, और कौन सा स्कूल है दोस्तों, डीएवी देहरादून के। आपको एक नोटिस जारी करना है, बच्चा लोग को इनवाइट देना है, जो जाना चाहते हैं राजस्थान ट्रिप में वो उसको लेकर एक नोटिस देना है। तो नोटिस देने से पहले दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि नोटिस के चारों तरफ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ क्या है दोस्तों, बॉक्स बनाया जाता है, ऐसे करके बॉक्स बनाया जाता है। और ये बॉक्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बॉक्स के अंदर ही हम लोग सारा मटेरियल को लिखते हैं। ये फॉर्मेट है नोटिस का, इसलिए आप याद रखेंगे दोस्तों। सबसे पहला बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं टाइटल को। तो टाइटल हम लोग का क्या हो जाता है, टाइटल है हम लोग का दोस्तों, टाइटल है हम लोग का देहरादून। ठीक है, देहरादून, डीएवी देहरादून का टाइटल, जो भी हम लोग जहाँ से लेटर लिखते हैं उसको लिखते हैं। बीच में फिर हम लोग कैपिटल लेटर से क्या लिखते हैं दोस्तों, बीच में लिखते हैं नोटिस। ठीक है, बीच में कैपिटल लेटर से नोटिस लिखते हैं। साइड में ये याद रखिएगा दोस्तों, एक एक लाइन का गैप होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक एक लाइन का गैप होना चाहिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक लाइन का गैप होना चाहिए, फिर डेट आना चाहिए, फिर एक लाइन का गैप होगा, और फिर लिखा है इन्विटेशन फॉर ट्रिप। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रिप फॉर राजस्थान, और व्हाट अ डे, राजस्थान ट्रिप, कुछ भी आप टॉपिक लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान में रखना है कि वर्ड जो लिमिट है, जब जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट हो, और कैची लिखना है। कैची मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको लिखना है नोटिस। हम लोग लिखे नोटिस, क्या लिखे देखिए, हिस्ट्री सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू राजस्थान फ्रॉम 5 फरवरी टू 10 फरवरी 2023, यानी 5 फरवरी से 10 फरवरी के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 14 जनवरी का डेट दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ फरवरी का डेट दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ जिस डेट पे लिख रहे हैं और वो ट्रिप होने वाला है, तो आप यहाँ पर डेट उससे आगे का लिखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डेट पिछले का लिख देते हैं, जिसके कारण उसका रॉन्ग हो जाता है। जैसे दोस्तों मैंने 14 जनवरी का लिखा है, तो यहाँ 5 फरवरी और 10 फरवरी का डेट दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे है, वी आर इन्वाइटिंग द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फॉर मोर अबाउट रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो बच्चा को इनवाइट किया जाता है राजस्थान के इतने जो बहुत ही इतिहास को जानने के लिए, जो राजस्थान में, और वहाँ के ट्रेडिशन कल्चर को जानने के लिए, क्योंकि जो ये ट्रिप जा रहा है वो ये सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, द ट्रिप विल बी इंक्लूड विजिट फॉर द पॉपुलर हिस्ट्रिकल अट्रैक्शन एज द हवा महल, सिटी प्लेस एंड जैसलमेर फोर्ट। और ये ट्रिप बेसिकली किसकी जगह पर घूमेगी, तो ये जो है हवा महल है, जैसलमेर का
सिटी प्लेस है और जैसलमेर फोर्ट पे ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और वी विल ऑल्सो टेक पार्ट इन सेवरल कल्चर एक्टिविटीज सच एज केमिकल राइड, फोल्क डांस परफॉर्मेंस एंड फोटोग्राफी सेशन। और हम लोग वहाँ पर कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें से कल्चर एक्टिविटी है, लोगों के उन लोगों के कल्चर के बारे में जानेंगे हम लोग, वो कल्चर कैसा है क्या है उसके बारे में जानेंगे। वहाँ पर कैमल राइड करेंगे, वहाँ की जो फोल्क सांस्कृतिक जो डांस उसको भी सीखेंगे और सब पूरा फोटोग्राफी होगा उन लोग के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा हम लोग का ट्रिप में, राजस्थान ट्रिप में। और लास्ट में जो इंक्लूडिंग है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अस, अगर आप इंटरेस्टेड है हम लोग को ज्वाइन करने में ऑन द इमेजिंग जर्नी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ये एक फेक नंबर है दोस्तों, कोई भी एक फेक नंबर 10 डिजिट का दे देना है। द लास्ट डेट ऑफ द इज 30 नवंबर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं 30 नवंबर नहीं, यहाँ पर जो लास्ट डेट होगा वो 30 जनवरी था दोस्तों, ठीक है। वो एडिट, ठीक है, 30 जनवरी 2023, ठीक है दोस्तों, ये वाला यहाँ पर डेट हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है अपना दीपक कुमार और सोसाइटी सेक्रेटरी, ठीक है, जो है वो पोस्ट लिख देना है। तो ये था नोटिस दोस्तों आपका एक ट्रिप के लिए, सिंपल। इसी का और में मतलब वो लिखिए या फिर ये क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं जिसका है यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजबाल, यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन स्कूल, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द स्टूडेंट स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द डिटेल टू वॉच टाइम प्लेस एंड एटीसी। बोला गया दोस्तों कि आप मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं और आपने आप क्लास 12 का स्टूडेंट है, अपना रिस्ट वॉच कलाई घड़ी जो है वो आप खो दिए हैं, तो आपको एक नोटिस लिखना है इससे रिलेटेड। तो दोस्तों मैंने ये नोटिस तैयार किया है, फिर से बता देता हूँ कि नोटिस में बॉक्स बनाना बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि मैंने स्कूल का नाम लिख दिया, फिर एक लाइन का गैप दिया, फिर नोटिस लिखा है कैपिटल में। याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्लॉक लेटर में ये सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखा, उसके बाद टाइटल लिखा है लॉस्ट रिच वॉच, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो टाइटल है कैची टाइटल लिखना है। I have lost my wristwatch in the school premises. The watch or school premises, the watch is of golden color of Titan company. ये दोनों का मीनिंग हुआ दोस्तों कि मैं अपना घड़ी खो दिया है स्कूल प्रीमिसेस मतलब स्कूल कैंपस के कि स्कूल के अंदर ही। तो वॉच जो है वो गोल्डन कलर का है और टाइटन कंपनी का है। इट हैज ए चेन स्ट्रेप वॉच, और इसमें जो है दोस्तों चेन लगा हुआ है, फीता बहुत कोई में लेदर लेता है दोस्तों, लेदर फीता, बट इसमें चेन स्ट्रेप है मतलब चेन वाला घड़ी है। इट वाज लॉस्ट ऑन 13 जनवरी 2023 इन द स्कूल प्लेग्राउंड, और ये जो खोया था दोस्तों वो 30 जनवरी 2023 को स्कूल प्लेग्राउंड में ही खोया था। इफ एनीवन फाइंड इट इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट इन स्कूल ऑफिस, अगर किन्हीं को मिला है तो वो अपना घड़ी मतलब वो घड़ी को स्कूल ऑफिस में प्लीज जमा करवा दीजिए। यहाँ एबीसी लिखने का मतलब दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है कि किनका कौन लिख रहा है, किन्हीं का नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं और क्लास 12 इंडिकेट कर देना है दोस्तों नीचे, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का दूसरा नोटिस था जो खत्म हो गया। अब जो दोस्तों आता है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको लिखना है दोस्तों, एक लेटर लिखना है। लेटर किस बारे में चलिए बता देता हूं। तो यू आर सुनिधि और सुनील लिविंग एट C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी, आप C10 हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं, वो भी कहाँ है, रांची में। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम के एडिटर को एक लेटर लिखना है अबाउट द इनइक्वेटेड एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन टाउन। अनइक्वेट मतलब क्या होता है दोस्तों, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, और प्लस पुअर सिटी बस सर्विस, और बस सर्विस जो है बहुत ही खराब है दोस्तों। इसको लेकर आप एडिटर को एक लेटर लिखेंगे और इस चीज पे इस पॉइंट सबको हाईलाइट्स करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है। ये जो दोस्तों यहाँ पर जो लिखाता है, यह हमेशा आप याद रखेंगे, ये हमेशा किसका एड्रेस होता है दोस्तों, सेंडर एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंडर एड्रेस होता है, बीच में होता है डेट एक लाइन गैप के बदले, और फिर यहाँ पर होता है रिसीवर एड्रेस, ठीक है दोस्तों, रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है। तो ये जो है दोस्तों फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। आशा करता हूँ आपको पता होगा, और नहीं पता है दोस्तों तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये सेंडर पे लिखना है, तो ये सेंडर एड्रेस यानी आपका एड्रेस होना चाहिए, जो आपका लेटर में एड्रेस दिया वो लेटर का एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पर, और ये रिसीवर एड्रेस। तो जैसा कि देख सकते हैं C10 टू हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची हो गया दोस्तों ये सेंडर एड्रेस। फिर डेट दे दिया मैंने, फिर एडिटर द एडिटर हिंदुस्तान टाइम रांची, ये दोस्तों रिसीवर का है। और यहाँ पर एक लाइन का गैप होने के बाद दोस्तों आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी दोस्तों किस बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पुअर सिटी बस सर्विस इन रांची। स्टार्ट तो हम लोग को देखिए दोस्तों 2 करके हम लोग करते हैं हमेशा स्टार्ट, आप 2 करके इस्तेमाल, यहाँ 2 लगा दीजिएगा आप, ठीक है, और सुटेबल हो जाएगा।
टू पुअर सिटी बस सर्विस इन द रांची, उस लेकर हम लोग लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, और कोई अगर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट सर एंड मैम भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद जो बॉडी लिखना है दोस्तों, वो बॉडी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बॉडी में लिखना क्या है, ठीक है। तो हम लोग जो बॉडी में लिखे हैं दोस्तों, इस पे लिखना है, I want to draw your attention toward our problem, that is the poor service of city bus in Ranchi। मतलब मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि किधर आकर्षित करना चाहता हूँ, पुअर सर्विस ऑफ सिटी बस इन रांची, ठीक है दोस्तों, इस बारे उधर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर बोला गया है, डिस्पाइट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजिंग द बस आर सर्विस हैव बीन इम्प्रूव्ड। अब बोलता है कि जैसा कि आपको पता है कि सिटी का जो पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बस सर्विस जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है। द सिटी बस सर्विस हैज नॉट इम्प्रूव्ड, और बस सिटी जो मतलब बस का जो कंडीशन है, उस सर्विसेज है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। द बस आर यूजुअली ओवर क्राउडेड एंड देयर इज हार्डली स्पेस टू बी स्टैंड। और बोलता है कि जो ज्यादातर बस होते हैं वो बहुत ही क्राउडेड होते हैं, मतलब बहुत ही ओवर क्राउडेड, मतलब बहुत ही क्राउड से भरे हुए रहते हैं, बहुत भीड़ भड़का होता है, और ज्यादातर जो होता है खड़ा होने का भी जगह नहीं होता है, ठीक है। हार्डली स्पेस टू बी स्टैंड, मतलब ज्यादा मतलब बहुत ही मतलब कष्ट से लोग खड़ा होने का जगह मिल पाता है। द स्पीड ऑफ द बस इज ऑल्सो वेरी लो एंड देयर इज एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ बस। और बोलता है कि जो बस का स्पीड है वो भी बहुत कम है, और बस भी बहुत शॉर्टेज है, बहुत कम बस चल रहे हैं। मोर एवर moreover the bus stop are not maintained properly and the passenger are not provided with basic amenities। क्या होता है दोस्तों amenities का मतलब सुविधा, ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज सच एज द बेंचेज और शेल्टर। क्या होता है दोस्तों कि बस तो कंडीशन खराब है, साथ ही साथ बस स्टैंड का भी जो हालत है वो बहुत ही खराब है, उसमें जो बेसिक सुविधा होना चाहिए वो भी नहीं है, जैसा कि बेंचेज, बैठने के लिए बेंचेज नहीं है, शेल्टर ऊपर से कुछ भी एल्वेस्टर या फिर कोई भी चदरा वदरा कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही सीमेंटेड का है, कोई शेल्टर नहीं है, ठीक है। It is very difficult to the passenger to wait the buses in scorching sun or during the rain। और बहुत ही तपती धूप, स्क्रॉचिंग मतलब पूरा खरोचने वाला धूप, यानी बहुत ही तेज धूप में या फिर पानी में लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पैसेंजरों को बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है, इस बस स्टैंड में, क्योंकि कोई शेल्टर नहीं है इसीलिए। द स्टाफ इज ऑल्सो नॉट हेल्पफुल एंड देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंप्लेंट रिड्रेसल। मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो स्टाफ है वो भी पूरी तरह से कंप्लीटली हेल्पफुल नहीं है, और कोई अगर प्रॉपर और ना ही कोई प्रॉपर सिस्टम से काम करता है, और अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको रिड्रेसल भी नहीं करता है, मतलब उस प्रॉब्लम को लोग सॉल्व करने का भी कोशिश नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो लास्टली बोलते हैं हम लोग, सो आई रिक्वेस्टेड यू टू हाईलाइट द इशू टू टेक द नेसेसरी स्टेप एंड इम्प्रूव द सिटी बस सर्विस इन रांची। और मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस जो प्रॉब्लम है इस पे ध्यान दीजिए, इस इशू को अपने पेपर पे हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और लास्ट में हम लोग फाइनली ये लिखे कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसर्न, मतलब थैंक यू आपने टाइम देने के लिए और आपका मतलब इस मेरे बातों पे ध्यान देने के लिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है ध्यान देना, और योर टाइम मतलब आपका टाइम, ठीक है। अब आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। योर फेथफुली सुनीति सुनील, आप एक लिखेंगे, लड़का है तो सुनील लिखेंगे, लड़की है तो सुनिधि लिखेंगे, ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। नेक्स्ट लेटर जो बोलता है दोस्तों आपको इस बारे में कि यू आर दीपक और दीपिका, स्पोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। लास्ट वीक योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रोग्राम पब्लिश्ड ऑन योर स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना है, जो पिछले ही हफ्ते हम लोग का स्कूल में योगा का क्या हुआ था, योगा कैंपस लगाया गया था, या योगा अवेयरनेस लगाया गया था, ठीक है, योगा हुआ था। और आप कौन है, आप दीपक है या दीपिका है, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आपका पद है, पोस्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट है दोस्तों कि सबसे पहले हम रिपोर्ट को कैपिटल लेटर में टाइटल में लिखते हैं, ठीक है, टाइटल में लिखते हैं, टाइटल, इसी को टाइटल बोला जाता है। उसके बाद जो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, और इधर जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दीपक या दीपिका, मैंने दोनों इसलिए लिख दिया है, अगर आप लड़की हैं तो दीपिका लिखेंगे, लड़का है तो दीपक लिखेंगे, कोई एक ही नाम लिखना है, ठीक है।
तो फिर बोला गया दोस्तों, इट इज़ द इमेंस प्लेजर दैट, ये बहुत ही मतलब खुशी का बात है, बहुत ही खुशी की बात है। आई दीपक और दीपिका, यहाँ भी दोस्तों आपको एक ही नाम लिखना है। आई दीपक और दीपिका द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ XYZ स्कूल। XYZ स्कूल इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ कोई भी स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कोई एक स्कूल का नाम इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो अपने से कोई स्कूल का नाम लिख सकते हैं। मैंने XYZ लिख दिया है, ठीक है। XYZ write this report to inform you the readers a successfully yoga awareness program recently organized by our school। तो मैंने ये रिपोर्ट इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि हाल फिलहाल में ही हम लोग का स्कूल में योगा अवेयरनेस का कैंप लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिसको लेकर मैंने थोड़ा सा कुछ अपने से नाम इस्तेमाल किया है। द प्रोग्राम वाज कंडक्ट बाय रियोन्ड योगा टीचर मिस कोमल, ठीक है, मिसेस कोमल। तो यहाँ आप कुछ भी किन्हीं का भी नाम डाल दीजिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये रियोन्ड किया गया था, मतलब इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। वो कौन थी, इनको जो योगा सिखाने वाली टीचर थी वो मिस कोमल थी, हु हैज बीन टीचिंग योगा लास्ट more than 20 years। The program aim to be created awareness among the students regarding to the importance of yoga in daily life। और ये 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको योगा सिखाने की। और इनका एम है, इनका लाइफ का एम है कि ये जो योगा है इसका लोग महत्व समझे, ठीक है। डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, ये क्या हमारे जीवन में महत्व रखता है, इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस समझे। The session started with the introduction on the basic of yoga followed by the demonstration of various asanas। ठीक है, तो ये जो योगा स्टार्ट हुआ दोस्तों वो बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बहुत सारा डेमो दिया गया और बहुत सारा आसन के साथ स्टार्ट किया गया। मिसेस कोमल ऑल्सो डिस्कस द बेनिफिट ऑफ योगा एंड इम्पैक्ट द मेंटल फिजिकल हेल्थ। और वो साथ ही साथ ये भी बताते जा रहे थे कि योगा से हम लोग का क्या बेनिफिट है और इससे मेंटली और फिजिकली हेल्थ को कैसे इम्प्रूव होता है, ठीक है। इससे क्या असर, इम्पैक्ट मतलब असर पड़ता है। She conduct the several interactivities to the help the student to learn understood the various poses of their correct execution। मतलब बोला गया है कि मिस कोमल जो थी वो बच्चा को योगा कराते कराते कोई बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उनको एक्टिविटी भी करवाते, साथ में उनको करेक्ट भी कर रही है, एक्टिविटी करके उसको करेक्ट भी कर रही है और उनको समझा भी रही है कि ये जो पोजेज है इसको सही तरीका से करने पर ही फायदा होता है, ऐसा समझा रही है, ठीक है। साथ एट द एंड ऑफ द सेशन देयर वाज अ जनरल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन टू द क्लियर डाउट रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। और प्रैक्टिस करने वाले जितने भी बच्चे थे वो जो भी उनका मन में डाउट था वो क्वेश्चन आंसर एक सेशन चलाया गया जिसमें मिस कोमल आंसर दे रही थी बच्चे के डाउट का, ठीक है। ये छोटा सा रिपोर्ट जो दोस्तों तैयार हो चुका है हम लोग का। और देखिए लास्ट में मैंने बस इतना ही ऐड किया है। द प्रोग्राम वाज अटेंड टू मोर देन 200 स्टूडेंट, 200 भी ज़्यादा स्टूडेंट ने अटेंड किया था। हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, और सभी एक्टिविटीज में उन्होंने सभी योगा में जितना भी योगा के आसन हुए थे उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल द सेशन वाज हाईली सक्सेसफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, और ओवरऑल जो सेशन था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा और इन्फॉर्मेटिव रहा, ठीक है। We extend our heartfelt gratitude to Miss Komal for the gracing us with the presence of a delivery such as interesting and inciting lecture। और इतना अच्छा लेक्चर के साथ इतना अच्छा हम लोग को हेल्प की योगा करने में, और साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारा नॉलेज गेन करने को मिला। तो इसीलिए सभी ने हार्ट से ग्रेटिट्यूड किया, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब सम्मान दिया। इसी पे रिपोर्ट हम लोग का था दोस्तों। तो रिपोर्ट ऑलरेडी आप चाहें तो इससे भी इजी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया जितना हो सके इजी करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, तो ये टॉपिक है राइट एन आर्टिकल ऑन न्यूज़पेपर ऑन द एक्सेस यूज ऑफ कंप्यूटर ऑन चिल्ड्रेन, यू आर मोहन और मेनका, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप दोस्तों सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। मोर देन 63% दोस्तों, मोर देन 63% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप देखिएगा दोस्तों, मैं एक पिक लगा दूंगा, आपको दिख जाएगा कि मोर देन 63% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम चैनल के नाम पे ही है दोस्तों, डेप स्टडी विथ आशीष, ठीक है दोस्तों। डेप स्टडी विथ आशीष पे आप जाएंगे, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक है, लिंक में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि एक्सेस यूज ऑफ कंप्यूटर एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। एक्सेस यहाँ एंड दिया गया है दोस्तों आपका क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर होगा बाय, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बाय एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर बाय चिल्ड्रेन, ठीक है। इसके बारे में एक आपको आर्टिकल तैयार करना है। तो आर्टिकल में हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम लोग आर्टिकल 4 पॉइंट पे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं। दूसरा एडवांटेज लिखते हैं, और कोई अगर नेगेटिव टॉपिक है तो उसका क्या लिखते हैं दोस्तों, कॉज लिखते हैं। तीसरा जो पॉइंट लिखते हैं हम लोग, वो तीसरा पॉइंट में लिखते हैं डिसएडवांटेज। लेकिन कोई टॉपिक नेगेटिव है, उसका डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं कि कैसे इससे ओवरकम किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कंक्लूजन, सारांश, ठीक है। इसके बारे में लिखना है। ये 4 पॉइंट पे अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं दोस्तों, तो आपको गारंटी मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो आर्टिकल तैयार किया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप ये पीडीएफ को आप टेलीग्राम में पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे मैंने जितना हो सके ट्राई किया है कि आपको लिख के दे दिया। आपको इसमें कोई भी वर्ड में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो पहले मैंने लिखा है दोस्तों, रिसेंटली आई यूज द कंप्यूटर, रिसेंटली द यूज ऑफ कंप्यूटर चिल्ड्रन बी टॉपिक डिबेट इज द सोसाइटी। आजकल का जो दोस्तों स्टूडेंट द्वारा जो कंप्यूटर चलाया जा रहा है, वो एक डिबेट का चर्चा बन गया दोस्तों। क्यों डिबेट का चर्चा बन गया है? डिबेट का हिंदी होता है दोस्तों वाद विवाद, ठीक है। Many believe that the excessive use of computer and other digital device can have effect on children physically and mental health। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि many of believe that, बहुत लोगों का विश्वास, हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा अगर कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, चाइल्ड फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्या हो जाएगा, बिगड़ सकता है, ठीक है। तो एज ए पेरेंट के हिसाब से इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएट विद द टू मच कंप्यूटर टाइम, ठीक है। स्टडी हैव द shown that the excessive, ठीक है दोस्तों, यहां पर लिखा गया है, Yes, the parents the important understood to the potential risks associated with the too much computer. Studies have shown that the excessive use of computer can lead the physical consequences such as back pain, eye strain और headache। बोलता है कि दोस्तों पेरेंट के हिसाब से पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को कितना देर तक कंप्यूटर पे बैठने देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्या है दोस्तों, रिस्क है। किस टाइप का रिस्क है दोस्तों, कि बच्चा लोग स्टडी के नाम पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिससे उनको क्या होता है, फिजिकल कॉन्सिक्वेंस मतलब कमर हाथ पैर का दर्द देना, साथ ही साथ बैक का पैर दर्द देना, आई स्ट्रेन आंख का थका होना, आंख से आंसू आना, और हेडेक माथा दर्द देना। ये बहुत सारा चीज दोस्तों होने लगता है। उसके बाद प्रॉब्लम आने लगती है जब हम लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर बैठते हैं। एडिशनली प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर कैन बी, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय, ठीक है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर कैन बी लीड एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड कैन कंट्रीब्यूट द पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और बोला जाता है दोस्तों कि कंप्यूटर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो हम लोग का लाइफ जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा। अनहेल्दी कहने का मतलब दोस्तों लेजीनेस लगना, अनटाइमली नींद आना, भूख ना लगना, बहुत सारा और दिक्कत हो सकता है दोस्तों। साथ ही साथ आप में बॉडी में जो पुअर न्यूट्रिशन और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने के कारण आपका बॉडी जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेजीनेस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बोलता है कि कंप्यूटर चलाने से ये सब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर बोला गया दोस्तों, मोर एवर टू मच कंप्यूटर टाइम इज ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद मेंटली और इमोशनली इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर कैन लीड द इंक्रीज स्ट्रेस लेवल एंड एंजाइटी। और वो क्या करेगा दोस्तों, ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके अंदर का स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा, गुस्सा आना, थोड़ा छोटे छोटे बात पे गुस्सा आना, और एंजाइटी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, कॉन्फिडेंट ना हो पाना, ठीक है, फोकस नहीं कर पाना, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है। एज वेल एज डिफिकल्टी इन द कंसेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग। और ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों वो कंसंट्रेशन करने में या फोकस करने में होता है। प्रोलॉन्गिंग यूज ऑफ कंप्यूटर, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर कैन ऑल्सो लीड टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, एज ए चिल्ड्रन मे बी बिकम द मोर आइसोलेटेड एंड लेस लाइकली इंगेज इन रियल लाइफ वर्ल्ड एक्टिविटीज। और बोला गया दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं तो लोग सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता बच्चा लोग का, जिसके कारण वो आइसोलेट नहीं हो पाते, एक साथ नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारा जो रियल लाइफ का वर्किंग है उस पर एंगेज नहीं हो पाते हैं, ठीक है।
Given this potential risks, it is important for the parent aware to the amount of their children spending computer for their digital device. और बोलते हैं कि देखिए पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप बच्चों को कंप्यूटर को यूज करने के लिए दीजिए, बट ये एक बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन इसको अगर हम लोग एक लिमिट टाइम के लिए स्पेंडिंग टाइम अगर फिक्स कर दिया जाए, लिमिट टाइम करने के लिए दे दे, तो वो हम लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बच्चे भी सीखेंगे और साथ ही साथ उसको बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं होगा, फिजिकली और मेंटली इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी पे, जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में राइट एनी 3 क्वेश्चन को हम लोग को लिखना है दोस्तों, ठीक है। आपका क्वेश्चन में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने इसे करेक्ट किया है क्योंकि ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया है और राइट एनी 5 ही लिखना है, ये गलत है, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। तो ये द रोड साइड स्टैंड का पोयम का से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, जिसमें ये पूछा गया है कि रोड साइड स्टैंड में क्या बिक रहा था, क्या था रोड साइड स्टैंड में। द रोड साइड स्टैंड लाइकली टू द वैरायटी ऑफ आइटम ऑन सेल सच एज द प्रोड्यूस बेक्ड गुड्स, फ्लावर एंड सम क्राफ्ट्स एंड ऑल्सो लोकली सोर्स आइटम। तो बहुत सारा आइटम था दोस्तों, जैसे कि बेक गुड्स था, फ्लावर था, हैंडमेड क्राफ्ट थे, हैंडमेड क्राफ्ट था और बहुत सारा लोकल सोर्स था, वेजिटेबल्स था दोस्तों और फ्रूट्स भी बिक रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई ही डिस्क्राइब एज ए बीइंग रिसोल्यूट। राजकुमार शुक्ला कौन है दोस्तों, ये इंडिगो चैप्टर से लिया गया था और राजकुमार शुक्ला के बारे में चर्चा किया गया था। आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1916 में जब महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो राजकुमार शुक्ला वो वहां पर मिले थे, ठीक है। कहानी आपने पढ़ा था, आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो इसके हम लोग दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला इज ए फार्मर एंड एन इंडियन फ्रीडमर एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर हु वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन चंपारण सत्याग्रह इन 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ये राजकुमार शुक्ला, इन्हीं की वजह से महात्मा गांधी चंपारण गए थे। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि इनको रिसोल्यूट क्यों कहा जाता है, रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए मतलब क्रांतिकारी एक तरह का था दोस्तों, रिसोल्यूट मतलब एक तरह का क्रांतिकारी मान लीजिए कि वो क्रांतिकारी क्यों माना जाता था। तो ही वाज ए रिसोल्यूट बिकॉज ही डिटरमाइंड टू द स्टीफास्ट हिज कमिटमेंट टू बी to the cause of Indian independence movement even in the face of great opposition he was willing to risk of his life। तो अपने लाइफ का रिस्क लेकर वो उस टाइम की गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ वो महात्मा गांधी को उसके खिलाफ को लेकर महात्मा गांधी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी को चंपारण लाते हैं, उनको लेकर योजना बनाते हैं और फाइनली चंपारण का जो मूवमेंट रहता है वो फाइनली सक्सेसफुली हो जाता है। इसीलिए ये जो था वो अपनी जान पर रिस्क लेकर भी कर रहे थे, इसीलिए उनको एक क्रांतिकारी रिसोल्यूट बोला गया है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, वो है व्हाट डिड टाइप ऑफ स्टोरी डिड द जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर। और जैक जो है ये जो दोस्तों विस्टास का है, ठीक है, स्पैरो जैक, ये जो है स्पैरो वाला नहीं, ठीक है दोस्तों, ये विस्टास में कहानी है और बोला गया है कि जो जैक था वो यूजुअली अपना डॉटर को किस टाइप का स्टोरी सुनाता था, व्हाट टाइप। तो जैक यूजुअली told his daughter story about the fantasy science fiction such as a story about the dragons, magical creature and space exploration। जैक जो था अपनी बेटी को ज्यादातर फैंटेसी मतलब मनगढ़ंत कहानी सुनाता था, साइंस फिक्शन पे सुनाता था और ड्रैगन का म्यूजिक पे लेकर सुनाता था, ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड द स्टोरी ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एट मीट द एंड हियर अबाउट। और ये रियल लाइफ स्टोरी के बारे में भी उसको जैक को सुनाता था, ठीक है। जैक उनकी बेटी है, ठीक है, विस्टास में मिल जाएगा दोस्तों आपको ये कहानी। नेक्स्ट जो हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट वेयर द ऑप्शन ऑफ सोफी वाज ड्रीमिंग वेयर इट वाज मोस्ट। एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें करना 3 ही था लेकिन मैंने 5 का 5 आंसर आपके लिए लिख दिया है, तो आपको जो अच्छा लगे वो 5 में से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what was the option that Sophie was dreaming, where was the most likely that two girls Sophie and Jansi could find work after the school। यहाँ पर बोला गया दोस्तों, ये सबसे पहले किस चैप्टर का कहानी है दोस्तों, तो ये है गोइंग प्लेसेस का, ठीक है, जिसमें 2 लड़की रहती है, जिसमें से सोफी जो एक फैंटेसी लड़की रहती है जो हमेशा मनगढ़ंत सपना में
सोचती है, हमेशा सपने में ही रहती है, ठीक है। और वेयर झांसी जो थी, उसके जस्ट अपोजिट थी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, ऑनेस्ट थी और अपना लिमिटेशन को जानती थी। लेकिन सोफी जो थी बहुत ही फैंटेसी लड़की थी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि व्हाट वाज द ऑप्शन। तो पहले सोफी क्या बनना चाहती थी, क्या उसके पास ऑप्शन था। सोफी वांटेड टू बी अ बुटीक, टू बी ओपन अ बुटीक। सोफी एक बैग का बुटीक मतलब बैग बैग का दुकान, लेडीज बैग का दुकान को बुटीक बोला जाता है, ठीक है। तो वो एक बुटीक खोलना चाहती थी। ही कुड बी द मोस्ट इमेजिंग शॉप सिटी इन एवर सीन, और वो उस सिटी का सबसे फेमस शॉप को बनना चाहती थी। अल्टरनेटिव हिस्ट्री कुड बिकमिंग द एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। एंड हैव अ बुटीक इन साइड बिजनेस, और साइड बिजनेस को, बुटीक को साइड बिजनेस के रूप में चलाना चाहती थी। सी ऑल्सो थॉट बीइंग अ फैशन डिजाइनर, और वो फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती थी, मैनेजर भी बनना चाहती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारा वो फैंटेसी, उसको सब कुछ बनना, उसके मन में जो आता था वही उसको बनना होता था, ठीक है। जो टू गर्ल सोफी एंड झांसी वेर ऑलरेडी डेस्टिनेड टू जॉब इन बिस्कुट फैक्ट्री एंड इट लाइकली दे कुड बी वर्क आफ्टर स्कूल। और ये जो था दोस्तों, उन लोग का एक डेस्टिनी क्या था कि वो लोग स्कूल खत्म होने के बाद बिस्कुट फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ये है हु इज लैम, वाई डज ही हैव ए टिन लेग। दोस्तों ये जो है लेमिन लैम, आप ये जो सुने होंगे चैप्टर, उसमें मतलब एक कहानी आप जब सुने होंगे तो याद होगा कि एक बूढ़ा आदमी रहता है, बहुत ही ऑनेस्ट रहता है, जिसका एक पैर कट जाता है, किस कहाँ फैक्ट्री में एक्सीडेंट की वजह से। तो उसके पास एक टीन का पैर रहता है। वो एक बहुत ही अच्छा फार्मर भी है, फार्मिंग करता था। जब उसको फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो फैक्ट्री का काम छोड़कर अपना यहाँ बगीचा गार्डन रहता है, वहीं पर वहाँ कुछ कुछ उगाने लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हु वाज मिस्टर लैम्प, लैम्प कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है दोस्तों, मिस्टर लैम्प इज ए कैरेक्टर ऑफ नोवेल कोल्ड कंफर्ट फार्मर बाय द स्टेला गिबन। मतलब स्टेला गिबन का बहुत ही कोल्ड कंफर्ट फार्मर है ये, और नोबेल कैरेक्टर है ये। नोबेल मतलब बहुत ही, मतलब बेस्ट कैरेक्टर, बहुत ही शांत कैरेक्टर है ये, ठीक है। ही इज ए एल्डरली जेंटलमैन, और बहुत ही, ये बहुत ही अच्छे जेंटलमैन है। हु हैज ए टीन लेग, उनका एक टीन लेग था। बिकॉज ही लॉस्ट हिज रियल वन इन ए फैक्ट्री एक्सीडेंट, उनका जो ओरिजिनल पैर था वो फैक्ट्री एक्सीडेंट में टूट गया थी, मतलब कट गया था, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों हम लोग का पूरा कोर का, इंग्लिश कोर का सेट 1 का पूरा फुल सॉल्यूशन था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दोस्तों, चैनल के ही नाम से हम लोग का टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है, जिसका नाम है डीएसए यानी डेप्थ स्टडी विथ आशीष, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको नहीं मिलता है हम लोग का चैनल, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स पे जाकर देखिए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको टच करके आप टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझा पाया हूँ, और समझा पाया हूँ तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।